हम हुमायूं के बारे में दूसरे भाग के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम ये देखेंगे कि हुमायूं ने अपने जीवन की प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए एवं इन प्रयासों के साथ उसे अफगानों के साथ किस तरह की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। आइए हम हुमायूं के जीवन के बारे में या हुमायूं के शासनकाल के बारे में दूसरे वीडियो लेक्चर के तहत परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत अपने चर्चा को शुरू करेंगे, जिसके तहत हम हुमायूं के जीवन का एक सामान्य परिचर्चा पृष्ठभूमि को देखेंगे, हुमायूं के प्रयास एवं अफगानों के साथ प्रतिस्पर्धा को देखेंगे, जिसमें कलिंगजर के किले के ऊपर हुमायूं के हमले को देखेंगे 1531 में और किस तरीके से यह अपूर्ण या असफल रहा। दादर की लड़ाई में चुनार की घेराबंदी को देखेंगे 1532 की। साथ ही गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। आइए हम इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत निम्नलिखित बिंदुओं के तहत करते हुए हुमायूं के जीवन काल को विस्तृत परिचर्चा के रूप में समझते हुए मुगल काल के बारे में ज्ञान में अभिवृद्धि करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। उसके पिता बाबर थे, उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्कारी और हिंदाल। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 में आगरा में ही हुआ था और 26 वर्षों बाद हुमायूं की मृत्यु भारत की विजय प्राप्त करने के बाद दीन पनाह पुस्तकालय में दिल्ली में सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं का मकबरा बाद में अकबर के द्वारा बनवाया गया और वह दिल्ली में अवस्थित है। आइए इस टॉपिक के तहत हम ये प्रयास करें कि हुमायूं की अफगानों के साथ किस तरह की प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें सर्वप्रथम नंबर आता है कलिंगजर के किले पर हमला, जो 1531 में किया गया था। सिंहासन पर बैठने के कुछ ही महीने के बाद हुमायूं ने खुद को लड़ने में व्यस्त कर लिया। यह कलिंगजर पर उसके हमले के साथ शुरू हो गया था। इसके शासक प्रताप रुद्र देव अफगानों के प्रति सहानुभूति रखने वाले थे। वह कालपी पर दबाव बढ़ा रहा था। अगर कालपी उनके पास आ जाता तो वह गुजरात के बहादुर शाह की तरफ जाता और यह हुमायूं के लिए निश्चित रूप से खतरनाक साबित होता, जो हुमायूं की सत्ता को भी नुकसान पहुंचा रहा था। इसीलिए मुख्य रूप से बहादुर शाह के बढ़ते प्रभाव की जांच करना था कि हुमायूं ने कलिंगजर पर कब्जा करने का फैसला किया। इसीलिए 1531 में उसने हमला किया, किले को घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि उस पर कब्जा कर पाता, समाचार उसके पास पहुंच गया कि शेर खान ने चुनार के किले पर कब्जा कर लिया था और महमूद लोदी के अधीन अफगान जौनपुर की ओर अग्रसर थे। हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव के साथ शांति के लिए सहमति जताई और मुआवजे के रूप में उससे कुछ पैसे लेकर किले को लौटा दिया। इस प्रकार कलिंगजर का हमला निरर्थक साबित हुआ। वस्तुतः यहाँ पर हुमायूं की रणनीतिक व कूटनीतिक भूमिका वह भूल नजर आती है, क्योंकि वह अपने शत्रुओं को साध नहीं सका, बल्कि उन शत्रुओं को क्रमिक रूप से उसने बढ़ने का मौका दिया। यहीं पर हुमायूं का कलिंगजर का हमला असफल घोषित हो जाता है। दादर की लड़ाई या चुनार की पहली घेराबंदी 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के अधीन अफगानों ने जौनपुर के मुगल गवर्नर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और जब तक हुमायूं पूरब में पहुंच गया था तब तक अवध में उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो रही थी। हुमायूं ने दादर के अफगानों को हराया। महमूद लोदी लड़ाई से भाग सकता था, लेकिन अफगानों के बीच अपनी सारी प्रतिष्ठा खो बैठा और उसने राजनीति में भाग ही नहीं लिया। तब हुमायूं ने चुनार के किले को घेर लिया और शेर खान के हाथों में था। तब चुनार का घेरा हुमायूं ने 4 महीने तक घेरेबंदी के बाद भी किले पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त नहीं की। उस समय तक गुजरात के शासक बहादुर शाह ने राजस्थान पर अपना दबाव डाला, मेवाड़ के ऊपर, जो हुमायूं के हितों के खिलाफ था। इसीलिए हुमायूं ने शेर खान को अपनी आत्महत्या स्वीकार करने और उसे सेवा देने के लिए अफगान सैनिकों की टुकड़ी भेजने के लिए कहा, लेकिन शेर खान ने ये आत्मसमर्पण करने के लिए मना कर दिया। शेर खान सहमत हो गया और मुगल सम्राट की सेवा करने के लिए अपने बेटे कुतुब खां को भेज दिया। इतना मानकर हुमायूं आगरे की तरफ वापस लौट आया और हुमायूं ने आगरा में लगभग 1.5 साल बर्बाद किया और यह हुमायूं की एक बड़ी गंभीर रणनीतिक चूक रही। दिल्ली में एक नए शहर का निर्माण कर अपने पैसे लगाता रहा, जिसे उसने दिल्ली में दीन पनाह नाम दिया।
1534 में मोहम्मद जवान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा ने बिहार में विद्रोह कर दिया, लेकिन वे पराजित हो गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि वे जल्द ही जेल से भी भाग निकले और हुमायूं की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से यहाँ पर एक और धक्का लगा। इसी क्रम में हम देखते हैं कि बहादुर शाह के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा 1535-36 में शुरू होती है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ संधियों में प्रवेश किया। 1531 में मालवा पर विजय प्राप्त की और 1532 ईस्वी में रायसेन के किले पर कब्जा कर लिया और मेवाड़ के शासक से संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। वह हुमायूं के खिलाफ बंगाल के शेर खान व नुसरत खान के साथ भी पत्राचार कर रहा था। बहादुर शाह ने अपनी सेना को मजबूत कर चुका था और एक तुर्की तोपची रूमी खान की सेवाएं हासिल करके एक मजबूत तोपखाने का निर्माण कर लिया था। उसने मोहम्मद जवान मिर्जा को आश्रय प्रदान किया और हुमायूं को वापस करने से मना कर दिया। वह खुद को दिल्ली का शासक बनाने के रूप में देख रहा था और इस तरह मुगलों के लिए वह खतरा पैदा कर रहा था। एक तरीके से हम देख सकते हैं कि गुजरात का शासक बहादुर शाह न केवल कूटनीतिक रूप से बल्कि संसाधनों में भी हुमायूं को टक्कर देने में लगभग समानांतर रूप से भूमिका निभा रहा था। हुमायूं ने बहादुर शाह के साथ अपने स्कोर को अपने तय कर लिया और दृष्टिकोण के साथ मालवा में प्रवेश किया और उस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया। मेवाड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और भाई के रूप में उसकी सहायता मांगी। हुमायूं चित्तौड़ की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में सारंगपुर में ही वह रुक गया। उसने बहादुर शाह पर तब तक हमला करने की इच्छा नहीं की जब तक कि वह मेवाड़ के काफिरों के खिलाफ जिहाद या युद्ध में लगा हुआ है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी व अन्य कारण भी बताए हैं जिससे हुमायूं को सारंगपुर में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनका कहना है कि हुमायूं अपनी सेना को मजबूत करने के लिए मालवा के उन लोगों को जीत हासिल करना चाहता था जो बहादुर शाह के खिलाफ थे और बहादुर शाह या तो मांडू या अहमदाबाद से आने वाली मदद को रोकने की व्यवस्था करते। वस्तुतः बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों हुमायूं ने मेवाड़ की रानी कर्णावती के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और मेवाड़ और मुगलों के बीच की संधि की जो संभावना थी, यह संधि बाद में अकबर के शासनकाल में राजपूतों के साथ होती है। दक्षिण में बहादुर शाह के अनुकूल राज्यों की गतिविधियों का संदेह था और अपनी गतिविधियों के साथ साथ आलम खान लोदी के खिलाफ भी सावधानी बरतने की इच्छा रखता था, जो कलिंजर की ओर चले गए थे और पीछे से हुमायूं पर हमला कर सकते थे। 10 दिनों के बाद बहादुर शाह के द्वारा चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया गया और 3 दिनों के लिए स्वतंत्र रूप से लूट लिया गया। इसके बाद हुमायूं आगे बढ़ा और चित्तौड़ से 60 मील की दूर पर मंडसौर पहुंचा और बहादुर शाह की वापसी का मार्ग जांचा। बहादुर शाह भी मंदसौर पहुंच गया और हुमायूं पर हमला करने की बजाय रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। हुमायूं ने अपनी सेना को बहादुर शाह की तोपखाने की पहुंच से बाहर रखा और उसकी आपूर्ति को रोक दिया। वस्तुतः एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस की स्थिति में दोनों देख रहे थे। बहादुर शाह की आपूर्ति की कमी महसूस हुई और उसकी सेना ने अपना मनोबल खो दिया और 25 अप्रैल 1535 की रात के दौरान बिना लड़े ही भाग गया और मांडू के किले में जाकर शरण ली। हुमायूं ने भगोड़े का पीछा किया। मांडू से बहादुर शाह चंपानेर भाग गया, फिर काम्बे और बाद में दीप। हुमायूं ने बहादुर शाह का मुकाबला काम्बे तक किया, लेकिन फिर बहादुर शाह को उसके अमीरों से पीछा छुड़ाने का काम छोड़कर चंपानेर के किले में पुनः वह आमोद प्रमोद के रूप में अपने समय को उसने नष्ट किया। यह उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया और वहां से बड़ी लूट मिली जिसे उसे अपने अनुयायियों में वितरित भी कर दिया था। उस समय तक पूरे मालवा व गुजरात ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और यह एक शानदार सफलता थी। इसीलिए मांडू से लेकर चंपानेर के किलों पर उसका कब्जा हो चुका था। हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए हिंदू बेग को छोड़ दिया और वापस मांडू आ गया। अस्करी हालांकि गुजरात के मामलों का प्रबंधन करने में विफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह के विश्वसनीय अधिकारियों में से एक इमादुल मुल्क ने नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह कुछ समय के बाद खुद गुजरात पहुंच गया। बहादुर शाह की सेना के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई के बाद अस्करी ने चंपानेर के किले से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। हालांकि किले के गवर्नर ताराड़ी बेग ने किले और उसके खजाने को अस्करी को सौंपने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने अस्करी के
डिज़ाइन के बारे में संदेह बढ़ा दिया था। इसके बाद अस्करी आगरा की ओर बढ़ा और बहादुर शाह ने बहुत जल्द ही चंपानेर पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार पूरे गुजरात में हुमायूं बहादुर शाह से हार गया और यह डरते हुए कि अस्करी अपने लिए आगरा पर कब्जा कर सकता है, हुमायूं भी मांडू छोड़कर आगरा की ओर चल पड़ा। दोनों भाई रास्ते में मिले और हुमायूं को अपने भाई की वफादारी का आश्वासन दिया गया। उसने आग्रह पूर्वक उसे और अन्य सभी अधिकारियों को क्षमा कर दिया और आगरा पहुंच गया। मांडू खान पर बहादुर शाह के नाम पर मांडू का कब्जा था, इसीलिए मालवा भी मुगलों के हाथ से चला गया। इस प्रकार एक वर्ष के भीतर मालवा और गुजरात जो बहादुर शाह से बहुत ही निरंतर कूटनीतिक व सैन्य सफलता के माध्यम से हुमायूं ने प्राप्त किए थे, वह एक वर्ष के बाद ही मुगल साम्राज्य के हिस्से से बाहर हो गया और स्वतंत्र राज्य और विरोधी राज्यों के रूप में सामने आया। अस्करी की अक्षमता और हुमायूं के द्वारा गुजरात और मालवा के मामले के प्रति व्यक्तिगत ध्यान की उपेक्षा मुगलों के इस नुकसान के साथ प्राथमिक कारणों में थे। यह हुमायूं की ओर से बहुत खराब प्रदर्शन था। इतिहासकार लेनपोल ने हुमायूं के बारे में टिप्पणी करी है कि मालवा और गुजरात हुमायूं के बाकी के राज्यों के क्षेत्र के बराबर के दो प्रांत थे और उसके हाथ पके हुए फल हाथ में आकर भी गिर गए। कभी भी विजय इतनी आसान नहीं थी, कभी भी अधिक लापरवाही से विजय प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत यह समझने का प्रयास किया कि हुमायूं ने किस तरीके से अपने प्रारंभिक रूप से सैन्य अभियानों से या विरोधी पक्षों के साथ सैन्य कूटनीतिक प्रयास किए, जिनके तहत उसने कलिंगर को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन शेर खान और बहादुर शाह से वह तालमेल नहीं बैठा पाया और कूटनीतिक रूप से इनके लिए दूसरी सेनाओं का प्रबंधन नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में उसे कलिंगर छोड़ना पड़ा। फिर गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ उसके प्रयास रहे, एक वर्ष तक सफल रहे, लेकिन उन प्रयासों को निरंतर बनाए रखने के लिए उसे मजबूत व विश्वसनीय प्रबंधक सुविधाओं की स्थापना की जरूरत थी और ऐसा करने में वह असफल रहा और अंत में गुजरात के ऊपर भी उसका अधिकार जाता रहा और गुजरात और मालवा मुगल सल्तनत की सीमाओं से बाहर जा चुके थे और अंत में उसका प्रतिद्वंदी बच चुका था शेर खान। और शेर खान के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा के विषय में हम अगले वीडियो लेक्चर में परिचर्चा करेंगे।